सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 6 जो पहली बुक में है, जिसका नाम है EMI, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आज हम सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया कि सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, उसको कंपेयर करके दिखाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। फिर हमने आपको कहानी सुनाई फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की, जिसमें हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ को समझाया और सेकेंड लॉ को समझाया। जब ये सारी चीज़ें फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट वगैरह भी देखे, फिर हमने लेंज लॉ से वो जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा था फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, उससे लेंज लॉ से हमने उसका डायरेक्शन निकालना सीखा और लेंज लॉ की मदद से ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानी। फिर हमने उसी वीडियो में आपको समझाया था कि एक टॉपिक है जिसका नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिलीटेड है। फिर है एक एनर्जी ऑब्जर्वेशन अ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, वो भी डिलीटेड है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है ईडी करंट, वो सारी डिलीटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होती है, जो हम आज सेकेंड लेक्चर में बताएंगे, जो आएगा अगले 2022 से लेकर 2023 के बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अगर अगले साल ये जो टॉपिक डिलीटेड है, जो हमने बताया है मोशनल ईएमएफ या फिर एनर्जी कंजर्वेशन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या ईडी करंट अगर ऐड होगा तो एक वीडियो बना के दे देंगे हम। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे इंडक्टर के बारे में, और इस इंडक्टर की कहानी को जब हम समझेंगे तो इसके इंडक्टेंस को देखेंगे। और इंडक्टेंस हमारे पास दो तरह का देखने को मिलेगा। एक मिलेगा सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा देखने को मिलेगा हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे L से, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे M से। उसके बाद हम आ जाएंगे NCERT के पेज नंबर 221 पे, जिसपे हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल नंबर 6.9। फिर हम आ जाएंगे पेज नंबर 224 में, जिसमें हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल नंबर 6.10। फिर हम बात करेंगे वर्क डन बाय इंडक्टर, जो कि स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह ये वर्क जो है वो स्टोर हो जाता है। इसकी कहानी को समझेंगे। जब ये सारी कहानी समझ के क्वेश्चंस बना लेंगे तो ये क्लास खत्म हो जाएगी। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम एसी जनरेटर समझाएंगे और उसके बाद ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों का डिमांड या रिक्वेस्ट हुआ कि सर जरा इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो बना दो और बैक एक्सरसाइज के, तो हम वो भी कर देंगे। बस इतना समझ लो मेरे दोस्त कि ये जो आज की क्लास होने वाली है, ये वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा लो उतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए क्योंकि इससे देखा गया है कि वो बोर्ड का एग्जाम हो या IIT JEE का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, तीनों जगह इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, जानना है। हम भी एकदम आराम से आपको समझाएंगे, बताएंगे और जानेंगे। ठीक है, इरेज करें, समझ गए हो। और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नवंबर का एकदम लास्ट चल रहा है, फिर दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत बार कोरोना की वजह से सेशन बहुत लेट हो गया है। तो इस बार तो CBSE चाहेगी कि हम अपने सेशन को रिकवर करें। तो इसलिए अभी जिसकी भी क्लास से आप पढ़ रहे हो, किसी की भी,
हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो चलेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, अगर उनकी वीडियो से पढ़ रहे हो तब भी चलेगा। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये स्क्रीनशॉट मत लेने वाला काम छोड़ दो। अब कहीं से भी पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट मत लो, जो पढ़ रहे हो उसको नोट्स बनाओ। इससे फायदा ये होगा आपके लिए कि आप कभी भी उस नोट्स को पलट के पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके हैंड राइटिंग में लिखी हुई नोट होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो मोबाइल या लैपटॉप में तो लोगे नहीं, मोबाइल में लोगे, उसमें प्रॉब्लम यह है कि बाद में वो सफल कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा पहला कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से जानना है। तो लास्ट क्लास में ओवरऑल हमने समझा था कि अगर किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका था या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए, या एरिया को चेंज कर दिया जाए, या थीटा को रोटेट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। इन तीनों में से किसी को अगर चेंज कर दिया जाए तो हम देखते थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था उसको ई से डिनोट करते थे, और ये माइनस डी फाई बाई डी टी होता था, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बी लिख लो, डी फाई बी बाई डी टी होता था। इसीलिए माइनस लगाते थे, क्योंकि लेंज लॉ ने हमें समझाया था कि वो डाइंग करंट है या डाइंग मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है तो उसको इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज करेगा, हमेशा उसके अपोजिट में काम करता था। इट अपोजेज द कॉज थ्रू विच इज प्रोड्यूसेस। लेंज लॉ ने क्या समझाया था? लेंज लॉ की कहानी तो यही थी ना कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो क्या कर रहा है? अपोजिट दी कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जो चीज उसको बना रहा था उसको अपोज कर रहा था, जिसकी वजह से लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो कर रहा था। ये पूरा डिटेल समझाया था, इसलिए निगेटिव साइन आता था। और अगर कहा जाता था कि सर्किट हमारा अगर क्लोज्ड है, सर्किट अगर क्लोज्ड है तो हमें इंड्यूस्ड करंट भी मिलता था, और इंड्यूस्ड करंट को हम आई से, ये स्मॉल आई इंड्यूस्ड और ये करंट इंड्यूस्ड करंट कहते थे, और इसको हम लिख लेते थे जैसे हमने पढ़ा है डेल्टा वी बराबर आई आर, तो यहाँ से हम आई बराबर लिखते थे डेल्टा वी अपॉन आर। उसी तरह डेल्टा वी यहाँ पर ईएमएफ ई का काम कर रहा है तो ई अपॉन आर, जिसको हम लिखते थे माइनस डी मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन आर। ये सारी कहानी हमने इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पढ़ ली थी। अगर इसी को मॉड में लिख देते थे तो निगेटिव साइन खत्म हो जाता था, क्योंकि निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता था, और इसी जगह अगर इंड्यूस्ड करंट के लिए भी मॉड लगा देते थे तो ये आ जाता था हमारे पास मॉड ऑफ डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन आर। ये सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है और जानी है, ठीक है। अगर आप जानते हो तो ठीक है आपके लिए, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, इरेज करें इसको। अब हम आगे आज बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। तो देखो, आपने जैसे रसिस्टर के बारे में बात किया है, जैसे कैपेसिटर के बारे में बात किया है, उसी तरह इंडक्टर की कहानी होगी। आपने एक चीज पढ़ा था कि अगर कोई एक वायर है जिसमें कोई एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ऐसा कुछ, तो इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता था, इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता था उसको आर कहते थे। उसी तरह अगर आपके पास कोई कैपेसिटर होगा तो कुछ ऐसा होता था, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको सी कहते थे। उसी तरह हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है इंडक्टर, और वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल, ऐसा कुछ बना होगा, इसको इंडक्टर कहेंगे। और इसके इंडक्टेंस को डिपेंड करेगा कि वो कैसा इंडक्टेंस है, समझाएंगे। वो अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो उसको L से डिनोट करेंगे, अगर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो उसको M से डिनोट करेंगे। अगर मान लो इससे आप एक बैटरी कनेक्ट करते थे, जिस बैटरी का पोटेंशियल V था, इससे करंट मान लो I आ रहा था, तो यहां पर भी करंट I आता था,
इसका रेसिस्टेंस R था, तो आप कहते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाते थे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर आते थे जो कि होता था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता था, जिसको आप रेसिस्टेंस कहते थे। उसी तरह अगर इस कैपेसिटर को किसी पोटेंशियल से जोड़ दो तो इसके इधर से कैपेसिटर में हम चार्ज को फ्लो कराते थे, तो यहाँ प्लस क्यू होता था, यहाँ माइनस क्यू होता था। तो हम कहते थे कि जो कैपेसिटर का जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। और यहाँ से जो चार्ज क्यू बराबर सी वी लिखते थे, तो यहाँ से जो सी होता था ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था कैपेसिटर के केस में। और उस समय जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था वो कैसा आता था, सी आता था, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते थे। उसी तरह अगर आप एक इंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दो तो इसका V और यहां से करंट आ रहा है I, यहां से करंट आ रहा है I, तो इस समय जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम से। और इस समय जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाओगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाओगे, यहां पर एक K कांस्टेंट आएगा और di/dt आएगा। ये K या तो L होगा या तो M होगा, इसी को कहते हैं इंडक्टेंस। अगर L होगा K की जगह पर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, K अपने मन से मान लिया, K नहीं आएगा, या तो L आएगा या तो M आएगा। और अगर L आएगा तो उसको कहते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, और अगर M आएगा तो उसको हम कहते, सॉरी L आएगा तो उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। M आएगा, कंफ्यूज नहीं करना, अगर L आएगा, अगर मान लो ऐसा हो सकता था, दिखा देते, इस समय आएगा V इक्वल्स टू L, निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि लेंज लॉ लगेगा, बताएंगे, di/dt। तो अगर L आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। अगर इसी V की जगह अगर आप -M di/dt आ गया तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अब कब M आएगा कब L आएगा ये सब कहानी को समझेंगे। यानी इंडक्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस को हम L या M मानते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और इस समय जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा वो या तो L आएगा या तो M आएगा, वो कब कौन आएगा वही उसका इंडक्टेंस होता है। बोलो समझ में आया, पक्की वाली बात, श्योर शॉर्ट लिख लो इस बात को, अच्छे से लिखो, एकदम धीरे धीरे से चीजों को समझना है, आगे एकदम पक्का समझना है। उसको बहुत प्यारा बनाने के सोच रहे हैं, देखते हैं बना पाते हैं या नहीं, आप लोग बताना। लिखो इसको फास्ट, लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। एकदम धीरे धीरे से समझो, एकदम प्यार से समझना, 1.5 से ज्यादा स्पीड मत कर लेना नहीं तो फिर ऐसा सुनाई देगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, 1.5 तक ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं हमें ये समझाते हैं सर हम तो 2x के स्पीड में भी समझ जाते हैं, तो जान लो 2x के स्पीड में समझ तो जाओगे, लेकिन जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी भूल भी जाओगे, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। 2x बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है। अब देखो, अगर मान लो किसी भी तरीके से ये एक इंडक्टर है, ठीक, और दूसरी जगह हमने बनाया ये एक इंडक्टर है, और यहां पर एक और इंडक्टर बना दिया। एक इंडक्टर में हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर और एक इंडक्टर में हमने जोड़ दिया बैटरी, और यहां लगा दी स्विच, और इसमें हमने जोड़ दिया बैटरी, और ये इंडक्टर है, ये पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल V है। अब देखो यहां पे लगा दिया स्विच। अब आप गौर करो, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे यानी स्विच को क्लोज करोगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, जैसे ही इस केस में भी स्विच को क्लोज करोगे, आराम से समझना एकदम प्यार से, स्विच को क्लोज करोगे तो करंट पास करेगा, जिंग 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 जिंग, एकदम धीरे धीरे चलो, स्लो मोशन में चलो। करंट पास किया, 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 धीरे धीरे। पहले थोड़ा करंट पास किया, करंट देखो समझो, ऐसे आया, ऐसे इधर निकला, ऐसे आया इधर निकला,
ऐसे आया, इधर निकला, समझेंगे आराम से। करंट आते 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 फिर बाहर निकला, समझो। पहले मान लो यहां से अगर करंट टोटल आना था हमको 4 एम्पियर, लेकिन पहले एक पहुंचा, फिर मतलब बहुत स्लोली समझेंगे चीजों को, बहुत स्लोली समझेंगे। तो करंट क्या हो रहा है, इनक्रीज कर रहा है। करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक, एक बार में जब पूरा फ्लो करने लगेगा तब तो ये बात नहीं होगी, करंट धीरे 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 बढ़ रहा है। तो इस समय एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा इसके जस्ट अपोजिट में, इस डायरेक्शन। देखो जब स्विच ऑन करते हो ना आप, तो करंट धीरे धीरे जाता है, मानते हैं, जाता बहुत तेजी में है, हमें पता नहीं चलता, ऑन करते हो जाता, लेकिन उसको थोड़ा एकदम पूरा स्लो वर्जन में ले आओ, पूरा पेरनोमा इफेक्ट में, धीरे 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 जाए, धीरे धीरे उसमें करंट बढ़ रहा है। तो करंट इंक्रीजिंग है। तो हमने बताया करंट अगर इंक्रीज करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज्यादा करंट दोगे, मान लो ये एक सर्किट है, ये क्लोज कॉइल है, इसमें करंट अगर मान लो इंक्रीजिंग है, तो अगर ऐसा करंट का डायरेक्शन है वो इंक्रीजिंग है, समझेंगे आराम से। तो करंट अगर ऐसे होता है तो जिधर करंट होता है उधर कर्ल करो, थंब को खोलो, तो ऐसे करोगे तो थंब अंदर जाएगा, यानी अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी इंक्रीजिंग है। जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी इंक्रीजिंग है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। और हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। इन तीनों को मिलाकर हमें मिलता था मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। अगर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है और करंट के घटने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के प्रोपोर्शनल और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के और फ्लक्स फील्ड के, तो ओवरऑल इन दोनों को कोरिलेट करोगे तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक, करंट अगर इंक्रीज करता रहता है तो इस समय जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बनाओगे इसी सर्किट में, तो आप बोलोगे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, इसको घटाना है तो थंब को बाहर कर लेते हैं और कर्ल करते हैं, यानी जो इंड्यूस्ड करंट आप बनाते थे वो इस डायरेक्शन में बनाते थे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर यही ऐसा होता कि ये एक सर्किट था, इसमें करंट ऐसे आई जा रहा है और वो करंट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होता, अगर मान लो, तो आप क्या कहते हैं कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है इस करंट के डायरेक्शन की वजह से, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है वो करंट अगर डिक्रीज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लगता था तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स भी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो लेंज सर कहते थे इसको इंक्रीज कराना है, इस समय इंक्रीज कर रहा था तो डिक्रीज कराना था, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना दिया। इस समय डिक्रीज कर रहा है, अब हमें लेंज लॉ के हिसाब से फ्लक्स को इंक्रीज कराना है। तो इस सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट बनाओगे वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, यानी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनेगा या नहीं बनेगा, जानते थे ये बात। तो उसी तरह इसमें जब स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है यानी फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है यानी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। और क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, -d∅dt था। आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है, इस बात को पकड़ लिया, इजी। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो इसके अंदर करंट बढ़ने लगेगा, और हम देख रहे हैं कि करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और करंट के बढ़ने से अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है, यानी ओवरऑल करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स का चेंज हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, और इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करेगा कॉज को। तो इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बन गया, अगर डिक्रीज कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बन गया। तो उसी तरह इस समय करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, नहीं बनेगा। उसी तरह जब इस केस में आप स्विच को क्लोज करोगे तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंक्रीजिंग होगा, कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो धीरे धीरे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेगी, इसके अंदर और घुसने लगे, पहले करंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बढ़ने लगेगी। यानी इस केस में भी जो फ्लक्स इन टू है,
ये खुद की वजह से खुद में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है करंट के बढ़ने से। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले कॉइल का करंट बढ़ रहा है। इसमें सेम कॉइल का देखो, इसमें इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, समझो आराम से। इसके अंदर भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमको म्यूचुअल पर ध्यान देना है, क्योंकि ये कॉइल में अगर करंट बढ़ रहा है, स्विच को ऑन किया तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको इंडिविजुअल देख लिया ऐसा। और जब म्यूचुअल देखना है तो बगल वाले में भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट के चेंज होने से, करंट के बढ़ने से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो लेंज लॉ कहेगा इसके अंदर हम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की तरफ बढ़ रहा है तो वो चाहेगा कि इधर की तरफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इधर करंट बढ़ रहा तो इधर की तरफ इंड्यूस्ड करंट होगा। पहले वाले में खुद के करंट के बढ़ने से खुद का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो खुद का इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। दूसरे वाले में पहले वाले के करंट के बढ़ने से, पहले वाले ये अगर प्राइमरी सेल मानो और इसको अगर सेकेंडरी मानो, तो पहले वाले में करंट के बढ़ने से दूसरे वाले में फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी पहले वाले में करंट के बढ़ने से दूसरे वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये इधर वाली कहानी हटाए सर, हटा दो सर, पक्का जो लिखना होगा हम लिख देंगे। आराम से समझोगे ना बहुत प्यार से तो मजा आ जाएगा। हाँ, एक बार सर्किट में करंट पूरी तरह से फ्लो करने लगा तो अब बढ़ते 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 एक बार ऐसा समय आएगा कि पूरा करंट फ्लो करने लगा, तब फिर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज होगी नहीं। ठीक है, यहां पर स्विच को क्या किया, क्लोज किया। ठीक है, अब मान लो इसी केस में स्विच हमारा ऑलरेडी क्लोज था, स्विच क्लोज था। इस केस में भी स्विच ऑलरेडी क्लोज था, मान लो ये स्विच था वो ऑलरेडी क्लोज था। ठीक है, और इस केस में भी स्विच जो है ऑलरेडी क्लोज था। तो एक समय के बाद ऐसा हुआ होगा कि जब स्विच से पूरा करंट पास करने लगा होगा तो कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी स्विच को क्लोज करने का मतलब जस्ट ऑन किया तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। अब हमने इसको जस्ट ऑफ किया, ऑफ का मतलब स्विच ओपन कर दिया। क्या कर दिया, स्विच ओपन किया। स्विच ओपन मतलब वो वाला स्विच ओपन मत समझना, क्लोज मतलब सर्किट बंद जाना। बच्चे कहते हैं ओपन मतलब स्विच ओपन करते तो बल्ब चलना, वो स्विच को क्लोज करते हो आप। ठीक, स्विच ओपन किया यानी जस्ट ऑफ किया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करंट डिक्रीज करने लगा। करंट कैसा होने लगा, जो इसमें करंट था वो अब कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जितना जा रहा था उससे अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, यानी करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनेगा और वो उसको सपोर्ट करेगा लेंज लॉ से। यानी जब स्विच को ऑन करो, और डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जब स्विच को ऑन करोगे, और इस समय भी क्या होगा, जब स्विच को जस्ट ओपन करोगे, स्विच को ओपन करोगे तो जस्ट ऑफ करोगे, ये ऑन है, जस्ट ऑन है। बारीकी से समझो, फार्मूला तो सब बच्चा समझ जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी जस्ट ओपन किया तो क्या हुआ, करंट इस केस में अब कैसा होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि स्विच को खोल रहे हो, बंद मतलब बंद था उसको ओपन कर दिया। ठीक, अब धीरे धीरे करंट डिक्रीज कर रहा है, यानी करंट कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी अब इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में सपोर्ट करने लगेगा। यानी दोनों केसेस में एक बार अगर करंट इंक्रीजिंग था तो इंड्यूस्ड करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एक बार करंट डिक्रीजिंग था तो इंड्यूस्ड करंट उसी के डायरेक्शन में बना। लेकिन इस केस में या इस केस में देख लो तो जो टोटल फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। इस केस में भी देखो, बस चीजें ये बदल जाएगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है दूसरे वाले में, वो किसकी वजह से बन रहा है, पहले वाले में करंट की वजह से। यानी इसमें अपने की वजह से अपने में बन रहा है तो ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये दूसरे की वजह से, पहले की वजह से दूसरे में बन रहा है, यानी प्राइमरी में करंट जा रहा है और सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी के लिए एक सेकेंडरी का फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी,
ये समझ में आया। अब मान लेते हैं कि बहुत सारा क्वाइल है, किसी एक क्वाइल का जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू वन क्वाइल जो है उसको अगर फाई मान लेते हो और कह देते हो कि इसमें पूरा जो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अगर एक में फ्लक्स फाई प्रोड्यूस हो रहा है तो टोटल N में कितना होगा, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द होल इंडक्टर कितना हो जाएगा, N फाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसमें भी जो टोटल फ्लक्स होगा दूसरे वाले क्वाइल में वो क्या होगा, N फाई होगा। अगर एक में फाई फ्लक्स मान लेते हैं, फ्लक्स इन वन क्वाइल में अगर फाई मानते हैं तो टोटल अगर N नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी है, इस वाले में N नंबर ऑफ टर्न्स अगर इस वाले में भी है तो यहां पर टोटल फ्लक्स बराबर N फाई हो जाएगा। तो मैग्नेटिक टोटल फ्लक्स लिखोगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू टू क्या हो जाएगा, N फाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इस समय जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो L का यूज करोगे जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और इस समय जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो M का यूज करोगे जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। समझ में आया बात? अब डायग्राम को इरेज करें, दो चीजें आपको मिल गई, यह है सेल्फ इंडक्टेंस, यह है म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लो इसको, लिख लिया, हटाया सब। ये स्टोरी समझ गए ना तो कहानी आराम से समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो के लिए हम थोड़ा सा कमेंट चाहते हैं आप लोगों से कि बताओ वाकई कैसा है, बहुत मेहनत के बाद यहाँ उतरे हैं बनाने के। यानी आपने देखा सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कुछ अब सीधा सीधा बना देते हैं। इसके अंदर अगर करंट इंक्रीजिंग है तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और अगर इसी क्वाइल में करंट डिक्रीजिंग है तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा। यहां पर देखा कि फ्लक्स जो है एक क्वाइल से, फ्लक्स थ्रू वन क्वाइल क्या आया, फाई आया। एक क्वाइल से फ्लक्स फाई माना तो टोटल फ्लक्स, तो मान लिया इसके पास N नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहां से मिल गया टोटल फ्लक्स बराबर N फाई। दूसरा हमने देखा था कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट के। करंट बढ़ेगा, इसको बाद में समझाते हैं, पहले इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। जो चेंज इन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर लिखोगे वो आप लिखोगे Li, और L जो है यही है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोई दिक्कत? अब यहां से दोनों को अगर को रिलेट करते हो आप तो लिख सकते हो कि फ्लक्स जो है Li भी है, फ्लक्स जो है N फाई भी है। तो यहां से बोलोगे N फाई इज इक्वल टू Li, यानी L बराबर बोल सकते हो N फाई अपॉन I। कोई दिक्कत? जैसे आप डेल्टा V बराबर IR लिखते थे, लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो होता था रो L बाई ए, यानी ना तो वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता था ना तो करंट पे डिपेंड करता था। रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कैपेसिटेंस बराबर आप लिखते थे Q बराबर CV, यानी C बराबर Q अपॉन V लिखते थे, C बराबर Q अपॉन V लिखते थे। तो इस समय C बराबर एक और फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हम कहते थे कि जो कैपेसिटर है का कैपेसिटेंस है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे, जैसे रेसिस्टेंस ना तो वोल्ट बैटरी पे डिपेंड करता है वोल्ट पे, ना तो करंट पे, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। उसी तरह कैपेसिटेंस जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो वोल्ट पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है
जो दोनों कैपेसिटर का प्लेट बनाए हो उसके एरिया पे और उसके बीच के डिस्टेंस पे। उसी तरह जो इंडक्टर है वो ना तो n पे डिपेंड करता है, ना तो फाई पे डिपेंड करता है, ना तो i पे डिपेंड करता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ द इंडक्टर, यानी शेप एंड साइज ऑफ द इंडक्टर पे डिपेंड करता है, ना तो फाई पे ना तो आई पे। यानी डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी में अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो E बराबर क्या है? माइनस डी फाई टोटल अपॉन डी टी। यहां से आपको फाई टोटल क्या आया है? मैग्नेटिक फ्लक्स एल आई आया है, ये है ना मैग्नेटिक फ्लक्स। ई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टोटल एल आई आया है, यहां डाल दो माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। चेंज क्या हो रहा है? इंडक्टेंस तो फिक्स्ड है, ये इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं कर रहा। चेंज क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो एल बाहर निकल जाएगा, तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक बा? हाँ सर ठीक बा। तो एक फार्मूला ये ध्यान रख लो, ये फार्मूला ध्यान रखो। फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट था थ्योरी को समझना। लिख लो, इसी को कोई मॉड में लिख देगा ऐसे ना, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। जो चेंज इन करंट है वो मॉड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कहेगा डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। लिखो लिखो, पहले इसको लिखो, फिर म्यूचुअल पे आ जाएंगे। लिख लिया? लिखो। कैसे किया वो बातें समझ पा रहे हो ना अच्छे से? पक्की वाली बात ना? ठीक है, चलो लिखो इसको। हट जाए? नहीं सर लिख लिया, चलो ठीक है। इधर से हटा दे थोड़ा सा। अब अगर आपसे कह देगा डिफाइन एल, यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो जब भी आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आप बोलोगे कि डी आई अपॉन डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लेते हैं। इसका मतलब when there is a unit change, ऐसे when there is a change in unit current, when there is a change in unit current per unit time, जब एक यूनिट करंट एक यूनिट टाइम में चेंज करेगा, देन द इंड्यूस्ड EMF इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नहीं समझे? यानी जब करंट का चेंज हर एक सेकेंड में 1 एम्पियर का चेंजिंग होगा, वो 1 एम्पियर बढ़े या 1 एम्पियर घटे, एक यूनिट करंट एक यूनिट टाइम में अगर चेंज करेगा, उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वही उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस की पूरी कहानी हमने समझा दी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस इन अ सोलेनॉइड क्या होता है। फिर देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं उसमें क्या होगा। फिर देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरे सोलेनॉइड को घुसाते हैं तब क्या होगा। ये सारी कहानी को समझेंगे, जो क्वेश्चन भी है हमारा। ठीक है, लिख लो इन सब बातों को। लिख लिया? जल्दी लिखो, फास्ट, अच्छे से लिखो, समझो। लिख लिया है? और यहां से गलती से हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल लिख दिया, सेल्फ। सॉरी, ध्यान देना, अभी सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ ठीक लिखा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, लिखो, फास्ट लिख लो एकदम आराम से। तो आगे बढ़ जाते हैं कहानी में। लिख लिया होगा आपने। अब अगर यहाँ से कोई पूछ दे यूनिट बता दो इसका, तो यहाँ से कोई फार्मूला उठा लो, यही उठा लो सपोज, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। एन का कोई यूनिट नहीं, नंबर है। फाई का यूनिट आप जानते हो वेबर होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो वेबर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और वेबर पर एम्पियर को हम
हेनरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट थे वो पहले ही बताया हमने, फराडे सर ने और हेनरी सर ने मिलकर किए थे। तो हेनरी सर का नाम कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा या म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, उस दोनों की यूनिट वेबर पर यूनिट एम्पियर होगी और वो हेनरी कहलाएगा। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस समझ लिया, धीरे धीरे से सर पढ़ाना। ठीक है बउआ, बउआ मत कहना सर, हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम लोग इधर उधर कर रहे हैं आजकल, अच्छी बात है। चल, अब अगर मान लो ये क्वाइल है, बकवास बातें मत करो सर, पढ़ाई की बातें, टीचर हो, टीचर की तरह डिग्निटी मेंटेन करो। ओके ओके, सॉरी गलती हो गई। तो अगर दूसरा है हमारे पास, तो हम देख रहे थे कि जब हम स्विच को या तो SWITCH स्विच को या तो हम जस्ट ऑन कर रहे थे या जस्ट ऑफ कर रहे थे, उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, क्योंकि जस्ट ऑन करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, जस्ट ऑफ करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही थी। यानी इस समय मैग्नेटिक, इसको मान लो अगर प्राइमरी कॉइल कहते हो, लोग कह देता है प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी कहने में ही ठीक है, पहला वाला दूसरा। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी में बन रहा था, मान लो इससे करंट आ रहा है I1, पहले वाले में करंट I1 है, क्या है करंट I1 है, I1 है, I1 है। तो स्विच ऑन कर रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, स्विच ऑफ कर रहे थे तो करंट घट रहा था। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट फ्लोइंग थ्रू द इन प्राइमरी। प्राइमरी में जितना करंट बढ़ रहा था उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में बढ़ रहा था, करंट जितना घट रहा था उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा था। यानी प्राइमरी के करंट की वजह से सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा था। तो इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी इज, अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालोगे वो MI1 होगा, और ये जो M है जब सेम में हो तो L, और जब दूसरे पहले से की वजह से दूसरे में हो तो M, और इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी तरह अगर एक कॉइल में फ्लक्स अगर फाई है, अगर मान लो एक करंट की वजह से एक कॉइल में अगर फ्लक्स फाई प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, तो यहां से बोलोगे कि इन सेकेंडरी कॉइल दी फ्लक्स थ्रू वन कॉइल इज फाई। तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कितना आ जाएगा, N फाई आ जाएगा। अगर एक में फाई बन रहा है तो N फाई आ जाएगा। अब ये दोनों टोटल फ्लक्स है, ये दोनों फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में, तो यहां से लिख सकते हो MI1 इज इक्वल टू N फाई, और यहां पर M बराबर N फाई अपॉन I1 आ जाएगा। और यही M जो है यह है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात बुझे? और इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द करेंट, फ्लक्स, ये सब पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी हो गई। अब इसी में हमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ ले, डायग्राम को इरेज कर दे, कर दो सर। अगर इसी में अगर हमसे कह दे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो आप कहते हो E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी में हम निकाल रहे हैं म्यूचुअल निकाल रहे हैं पहले के करंट की वजह से। तो यहाँ डालोगे तो माइनस क्या आया MI1, तो DMI1 अपॉन DT, तो E बराबर हो जाएगा माइनस M बाहर DI1 अपॉन DT। इसी में मॉड लगा दोगे तो प्लस में आ जाएगा M
di1/dt, इस समय कोई यूनिट पूछ दे, यूनिट ऑफ m पूछ दे, तो आप बोलोगे यहां से n का कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट वेबर, और करंट पहली का हुआ दूसरी का हुआ, यूनिट तो एम्पियर ही होगा, तो यूनिट इज एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को हमने क्या बोला, हेनरी बोलो, क्योंकि हेनरी सर ने इतनी मेहनत की है, इज्जत नहीं करोगे? नहीं सर नहीं करेंगे, लिख लो जो भी लिखना है। अब आपसे कोई कहेगा डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो क्या कहोगे, वेन एवर देयर इज चेंज इन करेंट, चेंज इन यूनिट करेंट इन यूनिट टाइम इन द प्राइमरी सर्किट, then there is change in then there is induced EMF in the secondary, and that induced EMF in secondary is the mutual inductance। लिख देते हैं, लिख लो ये सारी बातें, हटा दे, यहां से हम डिफाइन कर देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। लिखो 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 लिखो, लिख लिया, प्यार से समझ लो तो मजा है, और अगर प्यार से न समझो तो न मजा है। अब यहां से अगर आपसे कोई कहेगा डिफाइन m, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि di1/dt इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर होगा तो E बराबर m हो जाएगा, यानी whenever there is change in unit current per unit time in primary, then there is an induced EMF in secondary, and that induced EMF in secondary is म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी पहले मतलब जो भी निकलेगा E2 निकलेगा, E2 कर लो इसको, E2 कर लो इसको, E2 कर लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी पता देखने के लिए, यानी व्हेनेवर देयर इज चेंज इन यूनिट करंट पर यूनिट टाइम इन प्राइमरी, then there is an induced EMF in secondary, and that induced EMF in secondary is the mutual inductance। जब एक यूनिट करंट का एक सेकंड में चेंज होगा प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड EMF ही उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। होगा, पक्का होगा। चलो लिख लो इसको, कि बात समझा पाए, दिल से बताओ, बहुत पढ़ के आए थे बिल्कुल झूठ नहीं कहेंगे, दिल की भड़ास निकाल दी हमने आपके सामने। अब तो क्वेश्चन है, थोड़ी सारी चीज़ें समझानी है, लिख लो इसको। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, अगर समझ में आए तो बताओ, नहीं आए फिर भी बताओ, हमने अपनी तरफ से मेहनत तो की है। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया सर। अब हम बात करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी खत्म। तो अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L N phi अपॉन I, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया M इक्वल्स टू N phi अपॉन I1, पहले वाले करंट की वजह से। E हो गया था वहाँ पर माइनस L di/dt, यहाँ E हो गया था माइनस M di1/dt, वगैरह वगैरह चीज़ें लिख सकते हो आप, बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो। अब हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। बहुत लंबा एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका n नंबर ऑफ टर्न्स है,
इसका लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, नहीं भी पढ़ा फिर भी बता देते हैं कि अगर एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू वन अनदर। ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोलेनॉइड के अंदर की कहानी समझा रहे हैं, सोलेनॉइड के अंदर की कहानी समझा रहे हैं। पढ़ा होगा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म होती है एंड इक्विडिस्टेंट होती है। पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है। यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर, पूरा यूनिफॉर्म होती है। और इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक कॉइल के, सोलेनॉइड के एक कॉइल में जो फ्लक्स है वो फाई है। तो हमने बोला लेट द फ्लक्स थ्रू वन कॉइल बी फाई। अब जो फ्लक्स होता है उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, उसको हम क्या लिखते हैं, बी डॉट ए, जिसको हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। अब देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी जा रही है, और इस कॉइल को अगर एज्यूम करो तो ऐसा कॉइल है, ये कॉइल है, गोला मान लो इसको, ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, और कॉइल भी ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर। देख रहे हो, इस कॉइल का ये गोला अगर मान लो और इस गोले को ऐसे घूम जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है सोलेनॉइड में, और एरिया वेक्टर भी इधर, यानी थीटा कितना हो गया 0, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एक मैग्नेटिक फ्लक्स बी मान लिया, फाई बी, एक कॉइल के थ्रू आ गया बी ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 कॉइल हो गया बी। अब कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई। n की जगह अब आपने एक स्मॉल n पढ़ा होगा, स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पढ़ा है, जिसको आप लिखते हो n बराबर कैपिटल N अपॉन L। तो n की जगह आप चाहो तो कैपिटल N की जगह स्मॉल n इंटू L लिख सकते हो, इंटू फाई की जगह आपने क्या पाया है, एक बी ए, और ये कैसा है, सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। तो यहां से बोलोगे टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो एन एल इंटू बी की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई, अच्छा, इंटू एरिया क्या होगा ऑफ एक कॉइल, हर एक कॉइल का एरिया लिखोगे। तो एक कॉइल का एरिया कैसा होगा, सर्कुलर है, और सर्कुलर का मान लेते हैं रेडियस आर रहा होगा, इसका रेडियस को हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल आर रहा होगा, तो क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, देख लो अच्छे से। यहां से हमें मिला टोटल फ्लक्स बराबर एक एन यहाँ, एक एन यहाँ, ये हो गया एन स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, एन हो गया एन स्क्वायर एल, उसके बाद पाई आर स्क्वायर और फिर आई, कुछ छूटा है, म्यू नॉट एन एन स्क्वायर हो गया, एल लिख दिया, पाई आर स्क्वायर लिख दिया, आई लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब आपने एक और चीज पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो एल आई होता है, दैट इज म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं जो टोटल फ्लक्स होता है। तो इसकी जगह आप एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई डाल सकते हो, आई ने आई को मार दिया तो एल बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। देखो म्यू नॉट फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स्ड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, यानी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर फिक्स करके बढ़ा देते हो उस पर भी, म्यू नॉट तो पक्का फिक्स्ड, लेंथ को बढ़ाओगे घटाओगे तो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस बढ़े घटेगा,
अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ाओगे घटाओगे तो घटे बढ़ेगा, रेडियस को बढ़ाओगे घटाओगे तो घटे बढ़ेगा। यानी ओवरऑल सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी जगह आप n की जगह कैपिटल L डालना चाहते हो तो L बराबर देखो ना, स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन L भी डाल सकते हो, तो म्यू नॉट n स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर L पाई R स्क्वायर, एक L को मार देगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो L बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L पाई R स्क्वायर। और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है तो ये फार्मूला लगाओ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है तो ये वाला फार्मूला लगाओ जहां पर लेंथ वगैरह दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, लिख लो। इस तरह से अब मजा आ रहा है, लिख लिया, समझ में भी आ गई बातें। अब हम देखने जा रहे हैं इसी में नेक्स्ट इरेज करें, कर दो सर। अब खत्म पे हो आप, क्वेश्चन बताते हुए खत्म करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जो हमने अभी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम निकालने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसमें एक सोलेनॉइड की जरूरत पड़ेगी नहीं, कम से कम दो, क्योंकि एक की वजह से दूसरे पर। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ सोलेनॉइड प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर। मतलब एक सोलेनॉइड है मेरे पास, ठीक, मान लेते हैं इस सोलेनॉइड का लेंथ L है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ सोलेनॉइड प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम ले लेते हैं, सेम लेंथ। अब हम इसके ऊपर भी नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम N अपॉन L मान लेते हैं हम N1 है, और इसके रेडियस को हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ L, ठीक, रेडियस को R1 मान लेते हैं, बड़े वाले को। इसी के अंदर एक छोटा वाला है, छोटू सा, इसी के अंदर एक छोटा सा रखा हुआ है। अच्छे से रखने दो, रखने दो, रखने दो, रखो ना सर, कौन रोक रहा है? ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा रखा हुआ है जिसका लेंथ L है, दोनों का लेंथ बराबर है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम N2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, और इसका लेंथ मान लेते हैं, सॉरी रेडियस मान लेते हैं R2, छोटा है रेडियस, R2 है। अब देखो, अब यहां पर एक चीज कहता है, ये क्या है, कपलिंग है, यानी यहां पर आपके पास ऑप्शन ये है कि मान लो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2 या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझो मेरी बात को, आप चाहो तो ये मान लो ये पहला वाला वायर है जो N1 R1 वाला रेडियस है, और दूसरा वाला R2 वाला रेडियस है। अगर पहले वाले पर दूसरे वाले की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो दूसरे वाले पर पहले वाले की म्यूचुअल इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो के लाते हैं, और के जो होता है ये होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और ये कपलिंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2 जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पर म्यूचुअल इंडक्टेंस या दूसरे वाले की वजह से पहले वाले पर म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई भी एक निकाल लो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले की वजह से, पहले वाले में करंट मान लो I1 है, दूसरे वाले में निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट NI होता है। बाहर वाला में बहुत प्रॉब्लम होगा, अगर अंदर वाले की वजह से बाहर पर निकालोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें बाहर वाले की वजह से, समझो हम क्या कह रहे हैं, ये जो पहला वाला मान लो ये हमारा सोलेनॉइड है और ये छोटा वाला है, तो पहले वाले बड़े वाले सोलेनॉइड की वजह से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
म्यू नॉट एन आई पता है, लेकिन अंदर की वजह से बाहर में जीरो होता है, बड़ा कंफ्यूजन। हम बाहर वाले की वजह से अंदर में निकाल लेंगे, अब बोलेंगे दोनों एक दूसरे के बराबर है, जो इसकी वैल्यू वो इसकी वैल्यू, समझ गए ना। यानी पहले वाले की वजह से दूसरे पर हम निकालने जा रहे हैं, यानी बड़े वाले की वजह से छोटे पर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है एक होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाले की वजह से दूसरे पर निकालो या दूसरे वाले की वजह से पहले पर निकालो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, ये बात पकड़े कि नहीं पकड़े? कोई एक निकाल लो, कहानी बन जाएगी आपकी। पक्की वाली बात समझ गए हो, कहानी को समझ रहे हो ना? ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट I1 पास कर रहा है, किसमें से? जिसका लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मान लो, इसको पहला कॉइल मान लो ये पहला वाला है, ऐसा मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये पहला वाला कॉइल है, ये दूसरा वाला कॉइल है, जो छोटा है वो दूसरा है, जो बड़ा है वो पहला है। तो पहले वाले में मान लो I1 करंट मानेंगे, तो यहां से आप बोलोगे कि पहले वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फर्स्ट, पहले के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट N1, क्योंकि इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, I1, कोई दिक्कत। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे से भी पास करेगा, क्योंकि दूसरा जस्ट उसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी, यूनिफॉर्म और पैरेलल होती है। यानी यहां से कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ रहे हो बात को या कंफ्यूज कर रहे हो, ये बताओ? नहीं सर, समझ तो हम रहे हैं। पक्की वाली बात देखो, पहले वाले की वजह से अंदर में एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, और इसी अंदर में कॉइल है, यानी अंदर के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन टू क्या होगा? वही होगा म्यू नॉट एन आई N1 I1, यानी पहले वाले की वजह से अंदर में म्यू नॉट N1 I1 होता है, और वही दूसरे वाले के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से क्वेश्चन को इरेज करें ताकि लिखने का जगह मिले। ये बात समझ पा रहे हो कि कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं समझ जा रहे सर। पक्की वाली बात देख लो अच्छे से, यानी पहले वाले की वजह से उसके सेंटर पर, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी बना, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं अंदर वाले के कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल ऑफ सेकेंड को हम फाई मान लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, सेकेंड की वजह से हम क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब फाई बराबर क्या होता है? B डॉट ए, और B डॉट ए को लिख सकते हो BA cos थीटा। अब अंदर वाले में फिर उसी तरह, अंदर वाले का सर्कुलर और उसी के अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी एरिया वेक्टर भी इधर और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पैरेलल टू वन अनदर ऐसे ही जाता है। और कॉइल का जो एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B बराबर म्यू नॉट N1 I1 इधर ही है, यानी थीटा की वैल्यू फिर 0, यानी BA cos 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी फ्लक्स थ्रू सेकेंड, फ्लक्स थ्रू सेकेंड इज BA आ गया। B क्या है सेकेंड के थ्रू? वो है म्यू नॉट N1 I1 इनटू एरिया ऑफ सेकेंड। एरिया किसका लोगे? सेकेंड का लोगे, और सेकेंड का एरिया क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, नीचे वाला मिटाएंगे। यहां तक बातें पहुंचे, समझे? लिखो, जल्दी लिखो, अब नीचे वाला हम मिटाएंगे। मिटा दो सर। पक्का? पानी पी रहे? लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो। यहां तक पहुंच, एरिया दूसरे वाले का क्यों लिया? क्योंकि दूसरे वाले के अंदर फ्लक्स निकाल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दूसरे वाले का फ्लक्स, दूसरे वाले के लिए फ्लक्स, दूसरे वाले का फ्लक्स निकालने में जो मैग्नेटिक फील्ड वही है जो पहले वाले की वजह से बन रहा है। अब हम ये निकाला थ्रू वन कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो टोटल होगा वो क्या होगा? तो आप जानते हो नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड वाले में कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N अपॉन L, तो N बराबर हो जाएगा ना N/L। ये क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ इन सेकेंडरी, जिसको हम दूसरा नंबर कॉइल बोले थे। पहला नंबर ये था जिसका लेंथ L था, N1 था, R1 रेडियस था। दूसरा नंबर वाला ये था जिसका लेंथ L था, N2 था, रेडियस R2 था। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जगह आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो N की जगह, तो N2L इनटू, देखो ना, टोटल फ्लक्स निकालना। देखो एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स इतना आया, तो टोटल फ्लक्स, तो दिस इनटू दिस, म्यू नॉट Ni I1 N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। अब आप जानते हो कि टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट थ्रू प्राइमरी के। तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी जो होगा वो Mi1 के बराबर होगा। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हो Mi1 बराबर N2L म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 का स्क्वायर, I1 कट गया, यानी M बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 इंटू L इंटू पाई R2 का स्क्वायर। एंड दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ सोलेनॉइड प्लेस वन अनदर ऑफ सेम लेंथ L। समझ में आया? अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा तो बोलना, बाकी कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझने वाली चीजें थी। लिख लो, पास्ट लिख लिया। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होगा, एक और देख लेना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ज्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब पेज 221 का एग्जाम्पल नंबर 6.9। अब इसमें कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, one of a small radius R1 and another of large radius R2 such that R1 is very greater than R2। यानी एक छोटा सा रेडियस R2 वाला छोटा सा सर्कल है और इसी सेंटर को लेकर एक बहुत बड़ा वाला सर्कल है, सेंटर सेम है। एक छोटा वाला सर्कल है, कॉपी में बना रहे हैं, बोर्ड पे तुम थोड़ा बड़ा दिखा भी दे रहे हैं, लेकिन है बहुत छोटा। R2 सॉरी ये R1 है, और यहाँ पर R1 जो है वो बहुत 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 बहुत, उल्टा ले लिया क्या, नहीं, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और R1 जो है वो बहुत 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 छोटा है R2 से। आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर कोइंसाइडिंग ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द अरेंजमेंट। तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज I1 करंट, पहले वाले का क्या है, R2 है ना रेडियस, हाँ, तो I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्कल ऑफ रेडियस R2। अब मान लेते हैं कोई एक डायरेक्शन में हम करंट ले लेते हैं, I2 ले लिया। तो अब एक सर्कल की वजह से उसके सेंटर पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता था, याद करो वो दिन, म्यू नॉट I/2 A होता था, और A की जगह क्या है, R2 रेडियस है, होता था ना म्यू नॉट I/2, और जो रेडियस होता था R2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल आया, यही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड हो गया, क्योंकि सेकेंड बहुत छोटा है। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर में है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है, ये दिया हुआ था। तो अब आपको कह रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ फर्स्ट की वजह से सेकेंड पर, फर्स्ट की वजह से सेकेंड पर, या सेकेंड की वजह से फर्स्ट पर। तो हम बाहर वाले की वजह से अंदर वाले पर निकाल देंगे, वही अंदर वाले की वजह से बाहर वाले पर हो जाएगा। तो हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, हम जानते हैं म्यू नॉट I, पढ़ा था ना, म्यू नॉट I/2 A की जगह क्या है, A डिस्टेंस होता था, रेडियस R2 है तो R2 डाल दिया। यही क्या हो गया, यही मैग्नेटिक फील्ड ऑन रेडियस R1 पर हो गया, यही मैग्नेटिक फील्ड रेडियस R1 पर भी है। तो क्या हो गया, म्यू नॉट I/2 R2। जैसे सोलेनॉइड में बड़े वाले की वजह से म्यू नॉट N1 I1 होता था, वही छोटे वाले के लिए हो जाता था। उसी तरह बड़े वाले के सेंटर पर जो होता है वही छोटे वाले के लिए हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले के लिए ये छोटा वाला एक तरह का सेंटर का काम करेगा, बहुत छोटा रेडियस है इसका, इसीलिए। अब यहां से बोलोगे कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B.A, और B.A को लिखोगे BA cos थीटा। अब देखो
इसमें हम देखते थे, मान लो करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट जब ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो इस सर्कल का एरिया वेक्टर भी बाहर, यानी थीटा की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, बी ए आ गया। बी की जगह आप क्या डाल दोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r2, और एरिया किसका डालोगे, छोटे वाले का, क्योंकि छोटे वाले के अंदर ये किसका, रेडियस r1 का लिए है, रेडियस r1 के लिए है, रेडियस r1 के लिए है, तो छोटे वाले के लिए आप डालोगे तो इसका एरिया डालोगे तो क्या होता है, पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेडियस r1 इज म्यू नॉट आई इंटू पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर अपॉन 2r2। कुछ कहानी समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, अब कहानी समझ में आ गई, लिख लो पक्का ना, कोई दिक्कत है? देखो म्यू नॉट आई, ये आई कौन सा करंट है, म्यू नॉट I1 I2 करंट है, सॉरी यहाँ I2 करंट डालोगे ना, देखो ना ये I2 करंट इसमें माना है आपने, 2 करंट है, I2 करंट है, I2 करंट, समझ गए? उसी तरह देखो सोलेनॉइड को फिर से समझ लोगे, कंफ्यूजन। देखो बड़े वाले सोलेनॉइड की वजह से इसके अंदर छोटे वाले सोलेनॉइड पर भी सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बड़े वाले सोलेनॉइड की वजह से म्यू नॉट N1 I1 हुआ था, तो यही छोटे वाले सोलेनॉइड के लिए भी म्यू नॉट N1 I1 ही होगा, क्योंकि बड़े वाले के बीच में जो भी होता है वो सब जगह सेम होता है और वो बीच में आ रहा था। उसी तरह इस सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए छोटा वाला सर्कल उसके सेंटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत छोटा है, तो बड़े वाले सर्कल की वजह से छोटे वाले सर्कल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट, करंट है I2 अपॉन 2, डिस्टेंस है r2, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन छोटे वाले के लिए भी होगा, क्योंकि वो छोटा सेंटर की तरह जैसे दिख रहा है, तो छोटे वाले रेडियस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी बी ए cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट ऐसे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, तो बी ए आ गया। बी की जगह डाल दिया आपने म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2 इंटू पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो इसका एरिया लोगे, तो यहाँ पाई r1 स्क्वायर म्यू नॉट I2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2 आ गया। दिस इज द टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्रू, नहीं ये फ्लक्स आ गया, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो आपने अभी पढ़ा है फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स बराबर MI2 होता है, यहां से डालोगे तो MI2 बराबर म्यू नॉट I2 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 2r2, यहां से I2 कट जाएगा तो M बराबर म्यू नॉट पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 2r2 आ जाएगा। समझ में आया बात? ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 की वजह से 2 पर। कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात बताओ, क्या आ गया, म्यू नॉट पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 2r2। ठीक है, लिख लिया आपने, हो गया कंप्लीट। वो चेक कर रहे थे सही आया नहीं आया, ठीक है, तो फाइनल आंसर ये हो गया म्यूचुअल। अब ये आपसे पूछे M12 या M21, दोनों की जगह आंसर यही लिखोगे। मजा आ रहा है, पक्की वाली बात। लिख लो इसको फास्ट, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, लिखो 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 लिखो। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय इंडक्टर। किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्क डन बाय इंडक्टर। अब देखो तो आप एक बात सोचो, ये सब होने के बाद अगर ये इंडक्टर था, जब हम स्विच को ऑन कर रहे थे, स्विच को ऑन कर रहे थे, स्विच को ऑन कर रहे थे, जस्ट एकदम तुरंत ऑन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, करंट इंक्रीजिंग हो रहा था। समझेंगे, करंट इंक्रीजिंग हो रहा था, तो इंक्रीजिंग करंट की वजह से क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय, मार्कर बदल लेते हैं, बाय दी इंडक्टर। इंडक्टर जो है ये इंक्रीजिंग करंट का फायदा उठाते हुए इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में बना रहा था, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी भी स्टोर कर रहा था। क्यों? ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके क्या फायदा था इसका? तो फायदा ये था कि जब ये स्विच को आप ऑफ कर दोगे, यानी हटा दोगे, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि ये करंट डिक्रीजिंग पे आ जाएगा। तो इस डिक्रीजिंग करंट को बढ़ाने के लिए
अब वो जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किया है वही तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनाएगा। जब इंक्रीजिंग था तो इसको घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बना रहा था, लेकिन भैया वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के साथ साथ इंक्रीजिंग करंट का फायदा उठाते हुए इंडक्टर जो है, इंडक्शन नहीं, इंडक्टर जो है वो एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर ले रहा है, और वो मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल तब कर रहा है जब करंट डिक्रीज करने के कगार पर है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में कर रहा है? वर्क के फॉर्म में। और छोटा सा वर्क अगर करोगे तो बोलते हो वर्क बराबर छोटा सा टाइम में पावर इनटू टाइम। पढ़ा है ना आपने कि पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो छोटा सा वर्क तो कितना पावर छोटे से टाइम के लिए दिया, तो डी टोटल वर्क चाहिए आपको। क्या चाहिए? टोटल मैग्नेटिक वर्क। ये जो टोटल वर्क है, ये जो टोटल वर्क है यही उसका मैग्नेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। जो टोटल वर्क निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेशन करना होगा पी डी टी। कहां से कहां? तो पहले करंट 0 रहा होगा और उसके बाद वो मैक्सिमम करंट मान लेते हैं आई हो गया होगा या आई नॉट हो गया होगा, जो लेना है ले लो, ठीक है, आई ही ले लो। टोटल करंट आई हो गया, यानी 0 से करंट स्टार्ट हुआ होगा, आई तक पहुंच गया होगा, तभी तो एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। वो पहले 0 था, बढ़ रहा है तो एनर्जी स्टोर कर रहा। एक बार पूरी तरह से करंट फ्लो करने लगा, फिर इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना खत्म कर दिया, इंड्यूस्ड करंट बनाना खत्म कर दिया, तो एनर्जी स्टोर करना खत्म कर दिया। यानी जब तक करंट मैक्सिमम ना पहुंचे तब तक वो एनर्जी स्टोर करता गया। अब हमने पावर बराबर पढ़ा है वी आई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। तो V की जगह E लिख सकते हो क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और I की जगह I लिख सकते हो। तो W इक्वल्स टू 0 से लेकर करंट I तक E इंटू आई इंटू डी टी। E बोलो या V बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, E बराबर आपने क्या पढ़ा है? याद करो, बताओ भाई क्या पढ़ा है? डी फाई बाई डी, सॉरी, E बराबर डी आई बाई डी टी पढ़ा है। E बराबर, एक सेकेंड कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है E आई डी टी। अब देखो तो करंट को इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारे पास क्या है? डी टी है। अब E की जगह आप क्या कर सकते हो प्रूव? तो क्या बोला था उन्होंने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई बाय डी टी। और ये जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है, ये जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये जो फ्लक्स है ये क्या हो जाता था? एल आई हो जाता था। तो यहाँ से E बराबर डी एल आई बाई डी टी लिखते थे, जहां से E बराबर L बाहर निकलता था और डी आई बाई डी टी आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर E की जगह पर W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से I, E की जगह पर आप L डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी रख सकते हो। डी टी कट गया, L कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो वर्क बराबर L बाहर निकल गया, अंदर में बचा 0 से लेकर आई डी आई बचा, और आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? L आई स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि x dx का इंटीग्रेशन करते हो तो x टू द पावर n प्लस 1, यानी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाता है, यानी ये आई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और कहां से कहां? 0 से लेकर I तक। इरेज करें, कुछ कर दो सर, डायग्राम इरेज करें। तो यहां से आपको मिला वर्क बराबर L, 2 बाहर निकाल लो, एक बार डालोगे I की जगह आई स्क्वायर माइनस एक बार 0 स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा वर्क बराबर हाफ L आई स्क्वायर। और यही वर्क जो है ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर व्हेनेवर देयर इज इंक्रीजिंग करंट टू सपोर्ट द डिक्रीजिंग करंट। समझ में आया? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन हुआ वही स्टोर्ड हुआ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। बोलो बात समझ में आई? लिख लो इसको, यानी ओवरऑल आप यहां से बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में जो पोटेंशियल एनर्जी मिला वो मिला हाफ एल आई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्की वाली बात लिख लो इसको। यहां से शुरू किया
फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर उसकी जगह ये डाला, फिर यहाँ पहुँचे, फिर ये किया, फिर यहाँ पहुँचे, फिर ये किया, फिर पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर यहाँ पर ये लास्ट लिख दिया। ठीक है, लिख लो इसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। टाइम कितना हो गया? हाँ पढ़ सकते हो आप। और ये हिल गया, पढ़ सकते हो आप। अभी 1 घंटे 15 मिनट हुआ। लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको बताते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करते। लिख लो जल्दी। लिख लिया आपने? अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। ओहो हो, ताकूत मत जाना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। उसको बताते हुए चलते हैं। यानी यहाँ से आपको मिल गया मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय अ इंडक्टर इज हाफ Li²। ठीक है, अब ये हमारा पेज नंबर 224 का 6.10 क्वेश्चन बचता है। बताना कैसा बता रहे हैं ये सब चीज़ें, प्लीज़ एक कमेंट कर दोगे तो इससे आपके मोबाइल का डाटा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमारी थोड़ी एनर्जी बूस्टअप होगी। अब 6.10 कहता है obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of B, A and L। मैग्नेटिक एनर्जी अभी अभी हमें मिला 1/2 Li²। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है μ0 Ni। यहां से I बराबर लिख सकते हो आप B/μ0 N। ठीक है, तो म्यू बी बराबर 1/2 L। I की जगह लिख दिया क्योंकि आपको कह रहा है सोलेनॉइड के लिए B, A और L के टर्म में बताइए। μ0 N का होल स्क्वायर। अब आपने L बराबर पढ़ा था, याद करो सोलेनॉइड के लिए, तो μ0 N² पाई R², कैपिटल R माना था आपने, इंटू L पढ़ा था। पाई R² को आप चाहो तो एरिया लिख सकते हो। यानी अभी भी जस्ट पढ़ा ना कि मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक इंडक्टर के लिए क्या होगा, तो उसकी जगह आपको क्या आया था? L इक्वल, देख लो पीछे पलट के, L इक्वल टू μ0 N² पाई R²। L आया था, पाई R² क्या था? एरिया था। तो L बराबर आप लिख सकते हो μ0 N² A इंटू L, कोई दिक्कत, पुट कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर 1/2 L की जगह μ0 N² A इंटू L इंटू, इसको खोलोगे तो यह आ जाएगा B² अपॉन μ0² इंटू N²। N² कट गया, μ0² में से सिर्फ एक μ0 कटा। यहाँ μ0² है, ये एक स्क्वायर, इसको एक को काट दिया और कुछ कटा नहीं। आपको मिल गया म्यू बी बराबर 1/2 B² AL अपॉन μ0। ये मिल गया इन टर्म्स ऑफ, यही आया है। देख लेते हैं, हम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं बुक से। 1/2 μ0 B² AL। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला खत्म। अब दूसरे पार्ट, पहला पार्ट खत्म, कह रहा था B, A और L के टर्म में बताइए, आ गया चेंज सोलेनॉइड के लिए। अब दूसरे में कह रहा है हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती थी वो मैग्नेटिक एनर्जी के कैसे कंपेयर करोगे? तो सबसे पहले आप एक बात याद करो कि जब कैपेसिटर में एनर्जी पढ़ रहे थे तो हाफ CV² पढ़ते थे आप, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये किसके लिए है? कैपेसिटर के लिए। कौन से कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट, ये दिया हुआ है पैरेलल प्लेट। किसी भी प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी यही होता है। अब यहाँ से हाफ C की जगह आपने पढ़ा था ε0 A अपॉन D, और V की जगह आपने पढ़ा था E इंटू D। याद करो, डेल्टा V इक्वल टू E इंटू X होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, और वहां से X क्या होता था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस X होता था, और इसका एरिया A होता था, इसका एरिया A होता था। डेल्टा V बराबर E इंटू D होता था, और C बराबर ε0 A अपॉन D होता था। तो यहाँ डाल दो ε0 A अपॉन D इंटू V की जगह डाल दो E इंटू D का स्क्वायर, यानी E² D²। कोई दिक्कत है? यहाँ से इस D ने इस D को मार दिया, और कुछ मरेगा नहीं। तो यहाँ से मिला आपके पास U बराबर 1/2 ε0 A E² इंटू D। ठीक है, ये मिल गया पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर, ये इन टर्म्स ऑफ E, D एंड A। और ये मिल गया पोटेंशियल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक एनर्जी इन अ इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ B, A एंड L, यानी मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया, एरिया, लेंथ यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो एल होता था, ठीक है, और यहां पर आपको नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, ये लेंथ एल है, ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, लेंथ एल है, स्मॉल एल लिखो, लेंथ एल है। सेल्फ इंडक्टेंस की जगह तो कैपिटल एल होता ना, वैल्यू डाल चुके हैं। और उसी तरह यहाँ पर डिस्टेंस डी, यानी इन दोनों टर्म में मिल गया। अब इन दोनों टर्म को अगर कंपेयर करो तो आप क्या बोलोगे, बोथ डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ फील्ड। पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर। समझो फिर से पहले मैं कह रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्वेश्चन में, ये जो फॉर्मूला है इसको आप बी ए एल के टर्म में लेके आओ। सोलोनॉइड के लिए तो बी की जगह ये डाला, आई की जगह ये डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, एल की जगह ये डाल दिया, और सबको कर के लाया तो ये आया। फिर दूसरे में कह रहा था कि इसको कंपेयर करके बताओ कि आपको क्या दिखता है जब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी निकालते हो। तो कैपेसिटर का एनर्जी होता है हाफ सी बी स्क्वायर, पैरेलल प्लेट के लिए सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, तो सी की जगह पुट कर दिया। वी बराबर होता है ई इंटू डी, वी की जगह पुट कर दिया। अब ई की वी की जगह पुट कर दिया, उसका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर किया, कट कुट गया। अब कहता है दोनों में आपको क्या कंपेयर करके क्या दिख रहा है, तो दोनों अपने अपने डायमेंशन पे, एरिया पे, डिस्टेंस पे, एरिया पे, लेंथ पे, म्यू नॉट फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, सब ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे, यानी बोथ डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ देयर फील्ड, स्क्वायर ऑफ देयर फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर। तो ओवरऑल यही चीज था हमें करना, कर दिया। तो हमें जैसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको पूरी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश की, और शायद आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक बढ़िया सा कमेंट देके हमें दिल खुश कर दो। आप नहीं समझ में आई है तो वो भी बताओ। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। लिख लो इसको।